नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर शहर की केशव कार्य संवर्धन समिति एवं सरस्वती शिक्षा विकास समिति की ओर से माताओं द्वारा दीप पूजा कार्यक्रम। कांग्रेस सरकार उत्तर कर्नाटक की अनदेखी कर रही है, नेता प्रतिपक्ष अशोक का आरोप। मंत्री एच के पाटिल ने कहा, बंद पड़े बोरवेल को बंद करे या 1 साल की जेल की सजा भुगते। शीतकालीन सत्र विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित, 2 दिसंबर को अगली कार्यवाही। अजमेर शरीफ दरगाह पर अदालती नोटिस पर भड़क गए अशोक गहलोत, बीजेपी पर साधा निशाना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर की केशव कार्य संवर्धन समिति एवं सरस्वती शिक्षा विकास समिति की ओर से माताओं द्वारा दीप पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खड़गेश्वर विद्या मंदिर के मुख्य गुरु शिवलिंग कुमार भालकी ने कहा कि भारत त्योहारों की भूमि है। कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति त्योहारों के माध्यम से ही जीवित और विकसित होती है। त्योहार हम सभी को एक होने का एहसास कराते हैं। हिंदू गौ माता को पवित्र स्थान देते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा और तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है। नवंबर और दिसंबर में अंधेरा अधिक होता है। हम सभी को प्रकाश की ओर जाना चाहिए, इसीलिए कार्तिक मास में दीपों की पूजा की जाती है। हमें अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को अगली पीढ़ी को सिखाने की जरूरत है। तेलंगाना के जहीराबाद में बाजार समिति के अध्यक्ष साई चरण कृषि बाजार सचिव अनिल बाबू के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने उन्हें बधाई दी और उनके सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर उत्तर कर्नाटक की अनदेखी करने का लगाया आरोप। अशोक ने कहा कि उत्तर कर्नाटक को पर्याप्त नहीं दिया गया है। हम सब यही सुनिश्चित करेंगे कि पूरे राज्य को सच्चाई पता चले। उन्होंने कहा कि बेलगावी होने वाले विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में उत्तर कर्नाटक के सभी विधायक, जिनमें स्वयं भी शामिल हैं, अपनी आवाज उठाएंगे। अशोक ने यह टिप्पणी उत्तर कर्नाटक के भाजपा विधायक के साथ बैठक के बाद आई है। अशोक ने कहा कि कांग्रेस सरकार धन होने का दावा करती है, फिर भी उत्तर कर्नाटक तक कोई वित्तीय सहायता नहीं पहुंची है। एक भी निवेश नहीं, फसल नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं और सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई धन नहीं। वादों के बावजूद नंजगुंडप्पा रिपोर्ट एक दूर का सपना बनाई हुई है। 1 साल हो गया है और कोई कार्यवाही नहीं हुई। अशोक ने कल्याण कर्नाटक को प्राथमिकता देने के राज्य सरकार के दावों की आलोचना करते हुए कहा कि कलबुर्गी में आयोजित कैबिनेट बैठक एक दिखावा था, जिसमें कोई ठोस योजना या धन जारी नहीं किया गया था। इसी बीच कर्नाटक में बड़े पैमाने पर व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग के कर्मचारी और आबकारी विभाग के ठेकेदार अब हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं खतरे में पड़ गई हैं। खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की समस्या को रोकने के लिए राज्य सरकार कानून में संशोधन कर रही है और कड़े कदम उठा रही है, जिसमें बोरवेल बंद न करने वालों के लिए 1 साल की जेल की सजा भी शामिल है। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कानून मंत्री एच के पाटिल ने कहा है कि कैबिनेट ने लघु सिंचाई और भूजल विकास विभाग के प्रस्तावित कर्नाटक भूजल विकास प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि
कई स्थानों पर बोरवेल खुले छोड़ दिए गए थे और उन्हें ढक्कन से बंद करने जैसे सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे। पाटिल ने बताया है कि कुछ साल पहले बागलकोट में एक बच्चा बोरवेल में गिरकर फंस गया था। तब से सुरक्षा उपायों पर चर्चा हो रही है। अगर मालिक बोरवेल खोदता है और वह विफल हो जाता है तो उसे भरना होगा। इसे विधेयक में सख्त कार्यवाही करने और ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रस्ताव किया गया है। अगर बोरवेल बंद नहीं किया जाता है तो बोरवेल खोदने वाले जमीन के मालिक और बोरवेल की खुदाई करने वाली एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उल्लंघन करने वालों को 1 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर बिना अनुमति के बोरवेल खोदा जाता है और सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया जाता है तो 5,000 रुपए और 3 महीने की जेल का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को बिल में शामिल नहीं किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मुसलमानों को मताधिकार देने संबंधी टिप्पणी के लिए विश्व वोकलिंगा महासमस्थन मठ के महंत कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने यह बयान मंगलवार को यहां कर्नाटक वक्फ बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित एक विरोध सभा के दौरान दिया। किसानों और उनकी जमीन की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होने का आग्रह करते हुए स्वामी जी ने कहा कि ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जिसमें मुस्लिम समुदाय को मतदान का अधिकार न हो। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई वक्फ बोर्ड न हो। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे की जमीन छीनना धर्म नहीं है। संत ने कहा था कि किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सभी को लड़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर दावा कर सकता है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। किसी और की जमीन छीनना धर्म नहीं है। इसलिए सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ना चाहिए कि किसानों की जमीन उनके पास ही रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। आज के इस सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही 10 मिनट में ही स्थगित कर दी गई। इसके अलावा लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई, जिसके बाद इसे पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। दोनों सदनों की अगली कार्यवाही अब 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगी। Senior members, they are very senior members. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. I express nothing going on record. My absolute pain. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. We are getting into irrelevance. People are ridiculing us. We have virtually become laughing stock. I appeal to you. Please, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 2nd December 2024. अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर का दावा करने वाले एक मुकदमे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों के नेता बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर ले रहे हैं। अजमेर शरीफ विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत कहते हैं कि जहां शांति है वहां अशांति फैलाने से विकास नहीं होगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सदन में एक कानून पारित किया गया था कि विभिन्न धर्मों के पूजा स्थल जिनका निर्माण 15 अगस्त 1947 तक किया गया है, सवाल नहीं उठाया जाएगा। जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार बनी है, कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये सभी लोग ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत रहे हैं। गहलोत ने कहा है कि सत्ता में रहने वाली सरकार
की जिम्मेदारी होती है कि वह विपक्ष का साथ दे और विपक्ष के विचारों का सम्मान करे, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि आरएसएस को देश में भेदभाव को दूर करने के लिए एक अभियान शुरू करना चाहिए। देश भर से लोग अजमेर दरगाह पर प्रार्थना करने आते हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी समेत जितने भी प्रधानमंत्री देश में हुए हैं, सभी अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। देश विदेश के लोग यहाँ पर चादर चढ़ाने आते हैं। बीजेपी से जुड़े लोग अदालतों में जाकर भ्रम फैला रहे हैं। जहाँ शांति है वहाँ अशांति फैलाने से विकास नहीं होगा। में इसको स्वीकार कर लिया गया। मामला ये था कि उसमें जो याचिका करता था उन्होंने कहा कि जहां आज दरगाह है वहां पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था। कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी। क्या कहना है, क्योंकि इसको लेकर पूरे देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। देखिए, वैसे तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तब शायद 15 अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 47 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, शांति स्थापित हो जाए। और शांति स्थापित हुई भी है। 30-35 साल हो गए। अब ये 2-4 साल में जो जब से ये आरएसएस बीजेपी सरकार आई है और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर अब एक तो राजनीति चल रही है देश में, चुनाव चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो हरियाणा का हो या पार्लियामेंट के हो, सारे चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर जीते जा रहे हैं और खुल के धर्म के आधार पर ये लोग अपने टिकट बांटते हैं। तो स्थिति तो बड़ी विकट है देश के अंदर। स्थिति इजी नहीं है। ये तो खैर इनको देखने की बात है। खुद को जो आज शासन में है, शासनकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सत्ता में जो है उनकी जिम्मेदारी होती है विपक्ष को साथ लेके चले, विपक्ष की भावना का आदर करे, जो ये नहीं कर रहे। दुर्भाग्य से पक्ष विपक्ष में इतनी दूरी ये ज्यादा हो चुकी है, जैसे कोई दुश्मनी हो, ये हो चुकी है। जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की थी। विपक्ष तो आलोचना करेगा आपकी, उसका काम यही है, कमियां बताएगा आपकी, पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और दूरियां बढ़ती गई, बढ़ती जा रही है। वो अपनी जगह है। पर जब 15 अगस्त 47 के धार्मिक स्थलों को लेकर कानून पास हो गया पार्लियामेंट में, उसके बाद में बार बार मंदिर दरगाह में क्या था, पहले क्या था, उसी में फंसे रहेंगे तो ज्यादा महत्व रखता देश के अंदर इश्यू क्या है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, विकास का है, अर्थव्यवस्था का है, सामाजिक न्याय का है, सामाजिक व्यवस्थाओं का है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी की बात हम करते हैं। अलग अलग भाषाएं इस देश के अंदर है और इस देश के अंदर अलग अलग जातियां हैं और इस कुनबे को एक रखना ही बहुत बड़ी चैलेंज की बात होती है और रखा गया है कांग्रेस द्वारा और कामयाब रहे हम लोग। अब जो ये है, बजाय इन बातों में जाने के, जब आरएसएस कहता मैं सांस्कृतिक संगठन है, हिंदुओं की रक्षा करते हैं, सब जातियों के साथ लेके चलते हैं, तो हिंदू तो चाहे वो दलित वर्ग के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे वो कोई कास्ट के हों, सब हिंदू है। हिंदुओं को एक नहीं कर पा रहे लोग। छुआछूत हो रही है, मानवता पे कलंक है देश के अंदर, मानवता पे कलंक है। और आप कहते हो वो भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। तो सबसे पहले काम आरएसएस को करना चाहिए कि जो छुआछूत देश के अंदर है, छुआछूत भेदभाव, उसको मिटाने के लिए वो अभियान चलाए। और जो मोदी जी कहते हैं कि मैं थाली बजवा सकता हूँ, ताली बजवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ और देश मेरी बात सुनते हैं, तो सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए था, एक तारीख देनी चाहिए थी, इस तारीख के बाद में कोई छुआछूत नहीं होगा, मानव एक समान, ये होना चाहिए था।
ये बातें करते नहीं है। और 800 साल पुरानी मस्जिद मान लिया है, दरगाह है आपके अजमेर की, देश दुनिया के लोग वहां आते, दुनिया के लोग आते हैं वहां पर। ये इनके एक्शन से कि कोर्ट में केस हो गया, दुनिया के मुल्कों के जो मुस्लिम भी आते हैं, हिंदुस्तान के हिंदू भी जाते हैं कई लोग। प्रधानमंत्री कोई हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कोई हो, पंडित नेहरू के जमाने से मोदी जी तक, वो तमाम लोग, वाजपेयी भी, ये तमाम लोगों की दरगाह में चादर चढ़ती है, इतनी मान्यता उसकी है। तो चादर चढ़ाने के मायने होते हैं अपने। आप चादर भी चढ़ा रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो क्या एक कौम के लोग सोचते होंगे? हर कौम में आपस में भेदभाव हो सकता है, थोड़ा बहुत तो धर्म के नाम पर थोड़ा बहुत नाइतफाकी हो सकती है, अपने धर्म के बारे में कोई बात सोच सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आप इतनी घृणा पैदा कर देंगे, दूरी बढ़ा देंगे विचारों में भी, सोच में भी, व्यवहार में भी, तो जहाँ अशांति में विकास नहीं हो सकता है। मेरा मान, जहाँ हिंसा है विकास ठप हो जाते हैं। ये बातें किसको कहनी चाहिए? ये बातें मोदी जी को, आरएसएस को करनी चाहिए। देश वो चला रहे अभी तो, इसलिए मेरा मानना है कि उस पर पार्टी आरएसएस के लोग क्यों दे रहे हैं? हिंदू की बात तो करते हैं वो। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का फॉर्मूला लगभग बनकर तैयार हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। सरकार के गठन में 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तैयार किया गया है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र की गई नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में होने की संभावना है। इसमें बीजेपी के बड़े नेता और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे व अजित पवार डिप्टी सीएम की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महायुति सरकार में भाजपा के पास 17 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। भाजपा 50% नए और 50% पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका दे सकती है। एकनाथ शिंदे गुट के 9 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। अजित पवार गुट से 7 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को उम्मीद जताई है कि निर्वाचन आयोग उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान द्वारा गठित लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली उनकी याचिका पर उनके हक में फैसला देगा। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस के बागी तेवर अपनाए जाने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद केंद्रीय मंत्री के गुट को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से मान्यता दी गई थी। चिराग ने आज दावा किया है कि लोजपा का नाम और उसका चुनाव चिन्ह बंगला बहुत जल्द उनको मिलेगा। पशुपति पारस को लेकर चिराग ने कहा, वह परिवार में बड़े थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उनके परिवार से अलग किया है, अब शायद संभव नहीं है कि वे लोग कभी एक हो सकते हैं। चिराग अपनी पुरानी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि बिहार सरकार ने मेरी पार्टी को वही भवन आवंटित किया जहां मेरे पिता काम करते थे। यही कारण है कि हमने इस दिन को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मनाने की पूर्व योजना को छोड़ने का फैसला किया है। अब हम वहां अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली आयोजित करेंगे। पासवान ने कहा, वर्षों तक लोजपा का कार्यालय रहे परिसर में समारोह आयोजित करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हालांकि हमें एहसास है कि यह स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती। भवन भविष्य में किसी और को आवंटित किया जा सकता है। जिले में रविवार को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हो गई। इसके बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पे है। आज जुम्मे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने मस्जिद के पास के इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने बताया कि संभल शहर में जनजीवन पटरी पर आ रहा है। लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए अब पुलिस अधीक्षक एएसपी श्री चंद्र के नेतृत्व में पुलिस दल ने व्यस्त बाजारों में फ्लैग मार्च किया। वहीं एएसपी ने बताया कि इलाके में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सामान्य है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। एएसपी ने बताया कि
स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने जुमे की नमाज के संबंध में स्थानीय मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी और ब्रिटिश हथियारों से मॉस्को पर हमले के बाद से ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है। अब उनके निर्देश पर रूसी सेना कीव में तबाही मचा रही है। बुधवार को यूक्रेन पर 90 से ज्यादा मिसाइल और 100 ड्रोन दागे गए। इससे यूक्रेन दहल उठा है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अब यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की धमकी जारी की है। इसी बीच कीव ने भी बताया कि रूस ने बैराज के दौरान 90 से अधिक मिसाइल और लगभग 100 ड्रोन दागे। क्रेमलिन प्रमुख ने कीव पर इस हमले को पश्चिमी देशों की मिसाइलों के साथ अपने क्षेत्र पर यूक्रेनी हमलों का जवाब बताया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ कीव में निर्णय लेने वाले केंद्रों पर हमला करने की धमकी के कुछ घंटों बाद मॉस्को ने एक हमले में यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड को नष्ट कर दिया, जिससे 10 लाख लोग बिजली से वंचित हो गए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने अब अपने मित्र जो बाइडेन से ही पंगा ले लिया है। ट्रूडो ने अमेरिकी कंपनी गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच कारोबार के मामले में नया तनाव पैदा होने की आशंका बढ़ गई है। बता दें कि कनाडा में ऑनलाइन विज्ञापनों में कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को लेकर गूगल पर मुकदमा दायर किया गया है। कनाडा एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग ने गुरुवार को कहा कि वह टेक दिग्गज के ऑनलाइन विज्ञापन व्यवसाय में कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण को लेकर गूगल पर मुकदमा करा रहा है और चाहता है कि कंपनी अपनी 2 विज्ञापन तकनीक सेवाओं के बीच दे और जुर्माना अदा करे। प्रतिस्पर्धा ब्यूरो ने कहा कि ऐसी कार्यवाही आवश्यक है क्योंकि गूगल की जांच में पाया गया है कि कंपनी ने बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखने के लिए अपने विज्ञापन तकनीकी उपकरणों को गैरकानूनी रूप से एक साथ जोड़ दिया है। मामला अब प्रतिस्पर्धा न्यायाधिकरण के पास जा रहा है, जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम के गैर अनुपालन के बारे में प्रतिस्पर्धा आयुक्त द्वारा सामने लाए गए मामलों की सुनवाई करता है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर की केशव कार्य संवर्धन समिति एवं सरस्वती शिक्षा विकास समिति की ओर से माताओं द्वारा दीप पूजा कार्यक्रम। कांग्रेस सरकार उत्तर कर्नाटक की अनदेखी कर रही है, नेता प्रतिपक्ष अशोक का आरोप। मंत्री एच के पाटिल ने कहा, बंद पड़े बोरवेल को बंद करे या 1 साल की जेल की सजा भुगते। शीतकालीन सत्र विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित, 2 दिसंबर को अगली कार्यवाही। अजमेर शरीफ दरगाह पर अदालती नोटिस पर भड़क गए अशोक गहलोत, बीजेपी पर साधा निशाना। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।